Hello everyone. Welcome to the new session of Biomolecules Theory. तो आज के सेशन में हम जो है डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में. Disclaimer: The images, text and other material used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. तो आज के इस सेशन में यानी कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम बायोमोलिक्यूल्स के जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम इसी चैप्टर से रिलेटेड नीट एग्जामिनेशन में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखिए ये हमारे जो 11th है उस 11th स्टैंडर्ड में 10th चैप्टर है, पर हम उसको यहाँ पर सेकंड नंबर पे इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. 5 to 6 क्वेश्चंस जो है वो देखा गया है कि हर साल इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. There is a wide diversity in the living organism in our biosphere. And if we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue, or microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several other respective content per unit mass of living tissue. तो हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. अब हमें उनके अगर बायोमोलिक्यूल्स उनके बॉडी में क्या क्या पाए जाते हैं स्टडी करना है, क्योंकि हमारे पास देखिए प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और कुछ माइक्रोब्स होते हैं. अगर आपको उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है तो उसके बायोमोलिक्यूल्स की एनालिसिस करनी होगी, राइट? तो हम उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है कि आप जो है उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को यहां पर देखिए क्या क्या पाए जाते हैं प्लांट्स टिश्यू में, एनिमल्स टिश्यू में और माइक्रोबियल पेस्ट में. देखिए ये पेस्ट की बात की जा रही है, यानी कि आपको इन टिश्यूज का पेस्ट बनाना पड़ेगा. अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पेस्ट बनता है. बहरहाल जो पेस्ट बनेगा जब आप उसकी एनालिसिस करेंगे ना, केमिकल एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे जो है अदर एलिमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे. और आप इसको परसेंटेज वाइज भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि कौन सा एलिमेंट कितना परसेंटेज प्रेजेंट है पर्टिकुलर प्लांट टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में, ये भी आप निकाल सकते हैं. अब जो एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, है ना, वैसे ही एलिमेंट्स हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं, राइट? यानी कि अर्थ क्रस्ट यानी कि नॉन लिविंग मैटर, लेकिन दोनों का परसेंटेज जो है वो अलग अलग होता है ना. So all the elements present in sample of the earth crust are also present in the sample of living tissue. आप देखेंगे कि जो सैंपल अर्थ क्रस्ट के में पाया जा रहा है एलिमेंट्स ना, वैसे ही एलिमेंट्स जो है लिविंग टिश्यू में भी पाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों का परसेंटेज अलग अलग होगा. अब देखिए जो एनालिटिकल टेक्निक हम एक इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि कोई भी जो हमारा टिश्यू है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का आप टिश्यू ले रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स है चाहे एनिमल है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है ना. तो इसकी एनालिटिकल टेक्निक को आपको अपनाना पड़ेगा और उस टेक्निक को अपनाने के बाद आप उसमें पाए जाने वाले कंपाउंड्स को, उसके कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी जान सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को भी जान सकते हैं. तो सबसे पहला तो है कि हमें पता तो चले कि वो कंपाउंड कौन सा है प्लांट टिश्यू में, जो आपने प्लांट लिया है, या अगर आपने एनिमल टिश्यू लिया है तो उस पर्टिकुलर एनिमल टिश्यू में कौन सा कंपाउंड है, ये हमें जानना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा चैप्टर देखिए बायोमोलिक्यूल्स का नाम है ना. तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट we get from the living tissue can be called as biomolecules. जो भी कार्बन कंपाउंड हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं.
बायो का मतलब होता है लिविंग और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि जो भी केमिकल सब्सटेंसेस जो है आपके कंपाउंड जो हैं वो लिविंग बॉडी में पाए जा रहे हैं, राइट? तो वो आपके बायो मॉलिक्यूल्स हो गए। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। सिर्फ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट। और फॉस्फेट का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा डीएनए। आपको पता होगा कि हमारा जो डीएनए है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर मॉलिक्यूल, या तो राइबोज होगा या तो डीऑक्सीराइबोज होगा। 5 कार्बन कंपाउंड का ये होता है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये हमारे शुगर की बात हो गई। जो थर्ड कंपोनेंट है वो आपका क्या है? फॉस्फेट, यानी कि उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है। और ये जो फॉस्फेट जो अटैच होता है मतलब प्रेजेंट होता है आपके डीएनए में ना, ये हमारा फॉस्फेट से बना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है। हमारे जो बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ यानी कि कार्बन कंपाउंड के साथ साथ हमारे बॉडी में कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। अब ये देखिए, यहां पर फ्रैक्शन की बात की जा रही है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप किसी भी बायोमोलिक्यूल्स का एनालिसिस करते हैं तो आपको क्या करना होता है। सपोज आपने प्लांट टिश्यू लिया, तो आप प्लांट्स के जो है चाहे लीव्स ले सकते हैं, चाहे स्टेम ले सकते हैं, है ना, चाहे आप जो है रूट्स भी ले सकते हैं। कोई भी टिश्यू आप ले लीजिए, उसको आप मॉर्टर एंड पेसल की सहायता से, यानी कि ओखली और मूसल की सहायता से आप उसको क्रश करेंगे। क्रश करेंगे तो वो ड्राई सा होगा, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा एक सब्सटेंस डालते हैं, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड। इसीलिए देखिए यहां पर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि जो हमने लिक्विड लिया है पेस्ट बनाने के लिए, वो कौन सा लिया है? ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड। बहुत सारे बच्चों के हैंड्स अप हैं। पहले हम यहां पर चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम आपके डाउट्स को वहां पर क्लियर करेंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माइक्स जो है वो ऑन है, आप अपने माइक को ऑफ कर दीजिए। और आपको यहाँ पर अटेंडेंस भी डालनी है। अपने स्कूल और डिस्ट्रिक्ट के नेम जो है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो भी कोई टिश्यू आप लेते हैं, चाहे एनिमल टिश्यू लेते हैं, प्लांट टिश्यू लेते हैं, उसको आप क्रश करेंगे मॉर्टर एंड पेसल में, और आप एक एसिड लेंगे, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड, और उससे इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद आप एक मसलिन क्लॉथ ले लीजिए, है ना। मसलिन क्लॉथ लेके ये जो पूरा जो आपका पेस्ट है उसको आप उस क्लॉथ में लेकर उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे तो 2 चीजें होंगी। एक, फिल्ट्रेट उस पर्टिकुलर पेस्ट में से निकलना शुरू हो जाएगा, और दूसरा जो है आपका सब्सटेंस रह जाएगा उस पर्टिकुलर क्लॉथ में ही। तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन की बात की जा रही है, यानी कि जो फिल्ट्रेट निकल रहा है ना, जो फिल्ट्रेट निकल रहा है उसमें आपके सल्फेट एंड फॉस्फेट होंगे, और कुछ सब्सटेंस जो कि फिल्ट्रेट नहीं बन सकते वो आपके एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होंगे। जो आपका क्लॉथ के अंदर जो सब्सटेंस रह गया ना, जो कि फिल्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, उसकी जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो थोड़े सब्सटेंसेस जो कि बड़े हैं, जिनका वेट ज्यादा है, वो उसमें पाए जा रहे हैं, और जो कि सब्सटेंस माइन्यूट है, छोटे हैं, है ना, जिनका वेट कम है, वो फिल्ट्रेट के फॉर्म में बाहर आ जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर एक टेबल शो की जा रही है जिसमें हम एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है उसका कंपैरिजन दिखाया गया है। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है? 0.14, जबकि ह्यूमन बॉडी में 0.5 है। एलिमेंट सेम है अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में, लेकिन दोनों का परसेंटेज देखिए कितना वैरी कर रहा है। कार्बन हमारे कितना प्रेजेंट है? 0.03, और जबकि हमारे ह्यूमन बॉडी में 18.5% प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन 46.6 और ह्यूमन बॉडी में 65। नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में और यहां पर 3.3। सल्फर
0.03, 0.3 है, सोडियम 2.8, 0.2, कैल्शियम 3.6, 1.5, मैग्नीशियम 2.1, 0.1, सिलिकॉन 27.7 एंड दैट इज नेग्लिजिबल, क्योंकि सिलिकॉन बॉडी में पाया जाना सही नहीं है, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है तो इससे कुछ जो है वो बीमारियां भी हो सकती है, राइट? तो ये हमारे बॉडी में नहीं पाई जाती, लेकिन अर्थ क्रस्ट में देखिए इसका परसेंटेज काफी हाई है, 27.7। तो यहां पर एलिमेंट एनालिसिस की बात की जा रही है कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सारे एलिमेंट्स जो है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और ये सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी तरीके के हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट यानी कि कंपाउंड्स का हिस्सा होते हैं जो कि हमारे लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं। अब देखिए, आप कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लीजिए, ग्लूकोज C6H12O6, उसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एलिमेंट्स यहां पर रिप्रेजेंट किए गए हैं जो कि लिविंग टिश्यू में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यहां पर देखिए इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू का एक टेबल रिप्रेजेंट किया गया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है इनऑर्गेनिक फॉर्म में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और कुछ कंपाउंड के फॉर्म में जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। From the chemistry point of view, one can identify the functional group. अब देखिए, जब आप कंपाउंड्स को देखते हैं ना तो उस कंपाउंड्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। देखिए एल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सभी प्रेजेंट होते हैं, है ना। बट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल सब्सटेंसेस के एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, फैटी एसिड, है ना। जब आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सटेंसेस के एनालिसिस करेंगे तो आपको ये सब्सटेंसेस वहां पे नजर आएंगे, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप जो भी कंपाउंड हैं उनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं आप उस पर जो है अपना फोकस रखेंगे। एल्डिहाइड है, कीटोन है, जो भी कंपाउंड्स है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, राइट, ऐसे। अब हम बात करेंगे हमारे अमीनो एसिड की, है ना। अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द अमाइनो ग्रुप एंड द एसिडिक ग्रुप। दो ग्रुप होते हैं हमारे अमीनो एसिड में, एक हमारा होता है अमाइनो ग्रुप NH2 और दूसरा होता है COOH वाला ग्रुप जिसको एसिडिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और ये जो है दोनों ग्रुप, एक सेंटर में कार्बन हमारा होता है, उस कार्बन से अटैच होता है। उस कार्बन को हम कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन, राइट। अल्फा कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन की वैलेंसी देखिए 4 होती है, वो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होगा, राइट। एक ग्रुप हमारा उसमें कौन सा है, अमाइनो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप कौन सा है, एसिडिक ग्रुप है। अब इसके साथ हमारा एक हाइड्रोजन हो सकता है और दूसरा कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। इट कैन बी CH3, इट कैन बी CH2 CH3, इट कैन बी एरोमेटिक एज वेल, है ना। कोई भी एरोमेटिक जो है कंपाउंड भी यहां पर ग्रुप फॉर्म में जो हमारा फोर्थ वैलेंसी ऑफ कार्बन से अटैच हो सकता है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग जब ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन से और उसकी 4 जो वैलेंसी है अलग अलग ग्रुप से जब फुलफिल्ड होती है तो आप उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस वजह से हमारा अमीनो एसिड कहलाता है अल्फा अमीनो एसिड्स। दे आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला आपको याद होगा, CH4। यहां पर जो मीथेन का कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से अटैच है ना, लेकिन आपका अमीनो एसिड अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है। एक उसमें से NH2 है, एक उसमें से COOH है, एक हाइड्रोजन हो सकता है, दूसरा CH3 हो सकता है। ये ग्लाइसिन की बात की मैंने, जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। So 4 substituent groups occupy the 4 valency position. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। So there are hydrogen, carboxyl group, amino group and a variable group. देखिए एक
हमारा हाइड्रोजन ग्रुप होगा और एक R ग्रुप होगा जो कि वेरी करेगा अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड, है ना। हमारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो यही वाला जो R ग्रुप है ये बार बार बदलता रहेगा। So those which occur in proteins are only of 20 types. हमारे जो प्रोटीन्स बनती हैं वो 20 different types of amino acid से बनती हैं। R group in these proteinaceous amino acid could be the hydrogen amino acid, that is could be glycine, methyl group that is alanine, and hydroxymethyl that is serine। देखिए ये हमारे एनसीईआरटी की लाइन है और ये नीट 2016 में इस पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यहां पर ये मेंशन भी है, राइट। तो देखिए हमारा जब R ग्रुप कहते हैं कि वेरिएबल है अमीनो एसिड में, और जब वो हाइड्रोजन हो जाएगा तो आपका अमीनो एसिड कौन सा हो जाएगा? ग्लाइसिन। जब वो R ग्रुप मेथिल ग्रुप हो जाएगा तो हमारा नया अमीनो एसिड बन जाएगा एलेनिन, दूसरा, ठीक है। और जब आपका हाइड्रोक्सी मेथिल हो जाएगा तो आपका सेरीन अमाइनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो R ग्रुप जो है वो हमारा यहां पर वेरी करता रहता है और अमीनो एसिड चेंज होते जाते हैं। तो देखिए यहां पर ग्लाइसिन की बात की गई है, यहां पर एलेनिन, इसमें आप ग्रुप देख सकते हैं CH3 है, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर CH2OH है। तो आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हो गए R ग्रुप के वेरी करने पर, राइट। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक। तो देखिए हमारे कुछ एसिडिक ग्रुप है कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप ये तो रहेगा, लेकिन अगर अमाइनो ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है तो देखिए ग्लूटामिक एसिड हो सकता है, और अगर बेसिक ज्यादा है तो वो लाइसीन हो सकता है, और न्यूट्रल है तो वैलीन हो सकता है। आपको ध्यान रखना है ये कौन सा हमारा अमाइनो एसिड जो है वो एसिडिक टाइप है। क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, नीट 2020 में पूछा भी गया है कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, कौन सा न्यूट्रल अमीनो एसिड है, यानी कि जितना एसिडिक है उतना ही बेसिक भी है। वो दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर दे रहे हैं तो वो न्यूट्रल हो जा रहा है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल हमारा वैलीन है। कुछ हमारे एरोमेटिक ग्रुप अटैच होते हैं R ग्रुप में, तो देखिए हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड कहलाते हैं वो, जिनमें एरोमेटिक ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये टायरोसिन है, फेनिल एलेनिन है और ट्रिप्टोफैन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, है ना। तो ये तीनों अमीनो एसिड जो हैं हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड के अंतर्गत आते हैं। A particular property of amino acid is ionizable nature। अमीनो एसिड आपका कभी भी ना स्टैटिक फॉर्म में नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब क्या है? वो आयोनाइज हो रहा है, राइट। तो NH2 ग्रुप है और CH ग्रुप उससे अटैच्ड है, आपको पता है, अल्फा कार्बन से, राइट। Hence, in the solution of different pH, the structure of amino acid changes। अलग अलग pH में ये अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। अमीनो एसिड अपना स्ट्रक्चर को चेंज करता है जब उसका pH वेरी करेगा। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। अब ये देखिए लिपिड की बात की गई है, तो लिपिड जो है हमारे वाटर इनसॉल्युबल हैं, यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। फैटी एसिड कुड एज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू R ग्रुप। हमारा जो फैटी एसिड होता है उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उससे एक R ग्रुप भी अटैच होता है। अभी हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो R ग्रुप देखिए हमारा क्या है, मैथिल ग्रुप हो सकता है या फिर एथिल ग्रुप हो सकता है ना। और हायर की तरफ अगर हम मूव करें तो ये 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक चल सकता है ना। सिंगल अगर R है आपका तो देखिए मैथिल ग्रुप होगा, और अगर आपका R जो है वो 2 कार्बन वाला है तो एथिल हो जाएगा। और अगर काफी लंबी चेन है तो ये लंबी चेन कहां तक जा सकती है? 1 कार्बन टू 19, यानी मेथिल से लेके 19 कार्बन तक ये जा सकती है। अब देखिए पाल्मेटिक एसिड जो है वो एग्जाम्पल है हमारे 16 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिल कार्बन का। 16 कार्बन कंटेनिंग एसिड है ये फैटी एसिड। आर्किडोनिक एसिड देखिए एग्जाम्पल है 20 कार्बन एटम्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना चाहिए कि ये आर्किडोनिक एसिड है उसमें कितने कार्बन हो सकते हैं? 20।
और आपका जो पाल्मेटिक एसिड है उसमें कितने हो सकते हैं? 16। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड। अगर आपके फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, विदाउट डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे कि सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड इसलिए कहा जाता है कि उसकी चारों वैलेंसी फुलफिल्ड है, अलग अलग जो है एटम से, तो वो सैचुरेटेड हो गया। लेकिन अगर उसकी वैलेंसी जो है वो पूरी नहीं है तो वो क्या करेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा, राइट? तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। तो आपके फैटी एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनके पास बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो आपके सैचुरेटेड हो गए, और अगर उनमें पूरी लंबी चेन में कहीं कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके ऊपर 21 और 22 में देखिए प्रश्न भी पूछा गया। सिंपल लिपिड इज अ ग्लिसरॉल विथ ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। हमारा जो लिपिड है वो देखिए, सिंपल लिपिड की बात करें तो क्या है? हमारा ग्लिसरॉल, जो कि ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन है। प्रोपेन में 3OH ग्रुप अगर लग जाए तो आपका ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन बन जाता है। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, लेकिन कुछ लिपिड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास ग्लिसरॉल भी है और उससे अटैच फैटी एसिड भी है। अब अगर एक फैटी एसिड उस पे अटैच है तो मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड, उसको हम नेम देते हैं। ये आप देख सकते हैं ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। और यहां पर ट्राइग्लिसराइड देखिए, CH2O C डबल बॉन्ड O R1, CHO C डबल बॉन्ड O R2 एंड CH2O C डबल बॉन्ड O R3। R हमारा वेरी कर रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे, तो ये ट्राइग्लिसराइड है, राइट? These are also called fats and oil based on the melting point. इसका melting point कैसा है ना, उसके बेसिस पे आप इसको फैट्स एंड ऑयल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आपका ऑयल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, फैट्स का जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऑयल्स हैव द लोअर मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ऑयल्स जो है वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट है। देखिए जिंजली ऑयल इसका एग्जाम्पल है, एंड हेंस रिमेन ऑयल इन विंटर। ये विंटर में भी देखिए ऑयल के फॉर्म में ही रहते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर है। Some lipids have the phosphorus and phosphorylated organic compounds and these are known as phospholipids. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि हमारा जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड से। तो अगर आपके लिपिड के साथ फॉस्फोरस ग्रुप अटैच हो जाता है, यानी कि उसमें फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होता है, आपका फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस होता है। और ये फॉस्फोलिपिड हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। दे आर ऑल फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सभी सेल मेम्ब्रेन में देखिए फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉस्फोलिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक अभिन्न अंग है। ये स्ट्रक्चरल मोइटी को, है ना, स्ट्रक्चर बनाने में, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में यूज किया जाता है। Lecithin is again one example of phospholipid. 24, 22 और 12 में देखिए लेसिथिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ये एक तरह की क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। Some tissue, especially the neural tissue, have the lipids with a complex structure. लेकिन हमारे जो न्यूरल टिश्यू होती है उसमें भी जो है वो लिपिड्स पाए जाती है, लेकिन वो लिपिड जो है इस तरह के लिपिड से थोड़ी डिफरेंट होती है। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। Living organisms have a number of carbon compounds in which the heterocyclic rings can be found. Living organisms में कुछ ऐसे भी compounds पाए जाते हैं, कार्बन कंपाउंड, जिसमें कि heterocyclic ring होती है, homocyclic and heterocyclic। तो इसमें आपके कैसे हैं? heterocyclic rings structure। देखिए ये हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं, अलग अलग हैं हमारे हेट्रोसाइक्लिक, एडेनिन, गुआनिन, है ना। और ये देखिए न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर
सिंथेसाइज हो रहा है और यहां पर न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। जब आपका नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ कंबाइन करेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, और न्यूक्लियोसाइड के साथ यानी कि एडेनिन और शुगर के साथ साथ राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर कोई भी हो सकता है, उसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप बन जाता है तो आपका देखिए न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये, आप देख सकते हैं एडेनिन, और ये भी हमारा नाइट्रोजनस बेस है यूरेसिल, दोनों अलग अलग हैं। Some of these are the nitrogenous bases adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजनस बेसिस कहां पर पाए जाते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ये दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन का एग्जांपल है एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है, और आपके जो पिरिमिडिन है वो आपके सिंगल चेन है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। Now we found attached a sugar, they are called nucleoside। अब इन्हीं नाइट्रोजनस बेस के साथ जब शुगर अटैच हो जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। और अगर इसी के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, न्यूक्लियोसाइड के साथ आप यहां पे देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तो जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये हमारे न्यूक्लिक एसिड को बनाने में हेल्पफुल है, इन्हीं से न्यूक्लिक एसिड बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। So nucleic acid like DNA and RNA consist of nucleotides only, right? DNA and RNA are the function as a genetic material। ये दोनों जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। आरएनए कुछ वायरसेस में देखा गया है कि उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे माइक्रोब्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं। Thousands of organic compounds including amino acids and sugar। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अमीनो एसिड पाए जा रहे हैं या फिर उनमें शुगर पाई जाती है। और ये कुछ एनिमल टिश्यू में देखा गया है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नॉर्मल प्रेजेंट हैं एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आप उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, है ना, उन सब्सटेंसेस को आप कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। When one analyzes plants, fungal, microbial cell, one would see the thousands of compound other than these primary metabolites। लेकिन जब आप किसी भी फंजाई को लेके एनालिसिस करिए, किसी माइक्रोब्स को लेके एनालिसिस करिए, किसी प्लांट्स को लेके एनालिसिस करिए उसके केमिकल कंपाउंड्स की, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट के साथ साथ उसमें कुछ और अलग इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे। आप उनको कहेंगे कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, राइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो देखिए प्रॉपर फिजियोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं, ये आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सब्सटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो उस पर्टिकुलर प्लांट की अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बनाता है ना। जैसे सारे प्लांट देखिए रबर नहीं बनाते, कुछ ही प्लांट रबर बनाते हैं। सारे प्लांट से आपको ड्रग्स नहीं मिलता, कुछ प्लांट से ड्रग्स मिलता है। स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट्स, है ना, ये कुछ कुछ प्लांट्स में हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं और ये हमारे लिए काफी फायदेमंद है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो देखिए क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनका। पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ये एग्जांपल्स हैं। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडीन, आप देख सकते हैं मॉर्फिन एंड कोडीन जो है वो ड्रग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इनसे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है ना। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टी भी बनाई जाती है, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स, एबरीन एंड रिसीन्स, लेक्टिन्स, कॉनकेवलिन ए, ड्रग्स, विम्ब्लास्टिन, कुरकुमीन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज। ये सारे जो है ना आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स।
और ये किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन वेलफेयर में यूज किए जाते हैं। ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल, देखिए एसिड सॉल्युबल पूल की बात की जा रही है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप किसी भी प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रोब्स के कंस्टिट्यूएंट का एनालिसिस करते हैं तो आपको इनको मोटर एंड पेसल में लेकर इसका पेस्ट बनाना पड़ेगा और फिर कोई मसलिन क्लॉथ ले लीजिए, उससे इसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो फिल्टर वाला पार्ट कहलाएगा एसिड सॉल्युबल पूल। अब इस एसिड सॉल्युबल पूल में जो मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं कंपाउंड्स के, कहां से कहां तक होते हैं, देखिए 18 to 800 डाल्टन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन में एज अ पूछा जा सकता है सब जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसमें दे सकते हैं कि एसिड सॉल्युबल पूल वेट रेंजेस फ्रॉम 10 to 50 डाल्टन। तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 18 से लेकर 800 डाल्टन तक अगर आपके एसिड सॉल्युबल पूल में कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं तो ये वाला स्टेटमेंट सही है और ये इसका रेंज देखा भी गया है जो कि सब्सटेंसेस इससे पाए गए हैं। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखिए आपको 4 कंपाउंड्स मिलेंगे। इनसॉल्युबल यानी कि जो क्लोथ के अंदर रह गए, है ना, उसमें आपको प्रोटीन्स मिलेगी, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, पॉलीसेकेराइड मिलेगा और लिपिड्स मिलेगा। तो दीज क्लासेस ऑफ द कंपाउंड्स विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड हैव द मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन। लिपिड को छोड़कर बाकी सभी प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का और पॉलीसेकेराइड्स का देखिए कितना है वेट, इसका कितना है 1000 डाल्टन। मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 1000 डाल्टन या फिर उससे ज्यादा ही है। 800 तक आपका जो है एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा, लेकिन उससे जब ज्यादा बढ़ता जाएगा तो फिर वो आपको किस में मिलेगा, जो आपका इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है ना उसके अंदर मिलेगा। तो द बायोमोलिक्यूल फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। हमारे पास 2 तरीके के बायोमोलिक्यूल्स हो गए। कौन कौन से हो गए? माइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर सिंपली जिसको बायोमोलिक्यूल्स आप कहेंगे, है ना, जिसकी रेंज कहां से कहां तक है 1000 डाल्टन, वेट लेस देन 1000 डाल्टन। और वहीं जो आपका इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है उसमें जो आपको बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे आप उनको नेम देंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, क्योंकि उसका जो है 1000 डाल्टन से ज्यादा जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है। The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances। जितने भी है देखिए, प्रोटीन पॉलीमर बनाता है, न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर बनाता है, पॉलीसेकेराइड्स भी पॉलीमर बनाते हैं, लेकिन लिपिड्स जो है वो पॉलीमर नहीं बनाता। आपको पता होगा पॉलीमर क्या होता है? एक लंबी चेन बन जाती है और उसमें कोई एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो रिपीटेड होता है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो पूरा चेन जो है वो आपका पॉलीमर कहलाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पॉलीमर बनता है वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है और पॉलीसेकेराइड है। लिपिड जो है वो आपका पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं है, आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये आपके बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी ये कोई पॉलीमर स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लिपिड्स मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। अब देखिए 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है वेट, फिर भी हम इसको बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों रख रहे हैं? इसको तो हमें उसमें रखना चाहिए ना, हमारा जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है उसके अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा नहीं है। Lipids are indeed smaller molecules weight compound and are present not only as such but also arranged into the structure like cell membrane and other membrane। Lipids जो है ये आपको एक अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये एक स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और वो स्ट्रक्चर जो है वो यूनिट होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन या फिर कोई भी आपके जो ऑर्गेनल सेल के अंदर पाए जाते हैं ना उनकी मेम्ब्रेन, वो लिपिड से बनी होती है। और वो उसके जो छोटा छोटा लिपिड्स है आप उसको अलग से नहीं निकाल सकते, वो इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। और जब आप इस लिपिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही आपको मिलेगा, राइट। इसलिए आप लिपिड को बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में ही रखते हैं। हालांकि लिपिड का जो वेट होता है वो 800 डाल्टन के से ज्यादा नहीं होता।
800 डाल्टन तक ही होता है। फिर भी हम इसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में अंतर्गत रखते हैं क्योंकि ये हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये अलग से लिपिड जो है वो नहीं मिलेगा। जैसे आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, पॉलीसेकेराइड को बनाने के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल होता है या दूसरे और हमारे कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं, है ना? तो आप उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर लिपिड को अलग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पूरे सेल मेम्ब्रेन को ही कंसिडर करते हैं और जो है उसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन इस पे आ सकता है, आपको ध्यान रखना है इस पे। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन हालांकि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर जो है देखिए बहुत ज्यादा, हमारी बॉडी भी पूरी वाटर से ही है ना? ज्यादातर हमारे बॉडी में वाटर पाया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म देखिए उनमें वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये केमिकल है। वाटर भी तो केमिकल सब्सटेंस है, एबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर का कंटेंट देखिए ऑर्गेनिज्म में देखा गया है 70 to 90% हो सकता है, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 एंड आयंस 1। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स। पॉली वर्ड कहीं पे भी आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई यूनिट सब्सटेंस रिपीट हो रहा है, राइट? पॉलीपेप्टाइड्स। सो दे आर द लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड लाइन से अटैच हो जाते हैं और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है जिसको आप नेम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए इसका नाम पड़ गया पॉलीपेप्टाइड। Each protein is a polymer of amino acid, as there are 20 types of amino acid: alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine, है ना? ऐसे बहुत सारे हमारे टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं। इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को यूज करके अर्थ पर जितने भी प्रोटीन्स पाई जा रही हैं वो इन्हीं 20 अमीनो एसिड को यूज करके बनाई गई। A protein is a heteropolymer, होमोपॉलीमर नहीं है, हेट्रोपॉलीमर है, क्योंकि आप देख सकते हैं अमीनो एसिड यूनिट है तो अमीनो एसिड बार बार बदल जा रही है। कहीं एलेनिन यूज हो रही है, कहीं सिस्टीन यूज हो रही है, कहीं ग्लाइसिन यूज हो रही है, राइट? तो बार बार हमारा अमीनो एसिड बदल जा रहा है, लेकिन है तो अमीनो एसिड ही, इसलिए हम इसको हेट्रोपॉलीमर देते हैं नेम, होमोपॉलीमर नहीं देते। अगर होमोपॉलीमर तब हम नेम देते जब एक ही अमीनो एसिड पूरी चेन में पाई जाती, राइट? A homopolymer has only one type of monomer, repeating unit n number of times. Certain amino acids are essential for our health. कुछ हमारे हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है और वो हमारे डाइट का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है? और वो हमें बाहर से मिलता है, डाइट से मिलता है। डाइट मतलब जो आप फूड खा रहे हैं, ठीक है? और कुछ अमीनो एसिड हमारे बॉडी खुद बना लेती है। तो जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है उन अमीनो एसिड को हम डाइट के फॉर्म में ले रहे हैं, आप उसको कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में खुद बन जाती है वो आपकी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होती है, राइट? द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक व्हाइल we get essential amino acid through our diet and food। तो एसेंशियल वाली आपको अपने फूड से, अपने डाइट से मिलती है, जबकि नॉन एसेंशियल आपकी बॉडी खुद बना लेती है। प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए कौन कौन से फंक्शन करती है प्रोटीन हमारी। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस सब्सटेंस को पास कराने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सम फाइट विद द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। कुछ हार्मोन्स के फॉर्म में पाई जाती हैं, कुछ एंजाइम्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में अगर आप एनिमल के टिश्यू की बात करें तो उसमें कोलेजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को एंजाइम, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो इस एंजाइम का जिक्र वहां पर आएगा, राइट? तो ये हमारे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंजाइम है। एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
सो हमारे देख सकते हैं क्या क्या फंक्शन है प्रोटीन का, कोलेजन का, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, हमारे बॉडी का जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस बनाने के लिए ये इसका योगदान है। ट्रिप्सिन एक तरह की एंजाइम है और ये डाइजेशन प्रोसेस में यूज होती है। इंसुलिन हार्मोन के फॉर्म में है, इंसुलिन एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन है, स्मेल टेस्ट और हार्मोन्स को लेने के लिए जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन में लगी रहती है, तो वो रिसेप्टर का काम करती है। GLUT4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। सेल के बाहर जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट है, लेकिन अगर GLUT4 आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच नहीं है तो ये आपका ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा। ग्लूकोज के लिए एक चैनल है, एक गेट है जो कि GLUT4 बनाता है, और ये GLUT4 एक तरह की क्या है, प्रोटीन है। पॉलीसेकेराइड्स की बात करेंगे, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर। पॉलीसेकेराइड जो है वो हमारे शुगर का लॉन्ग चेन्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर स्टार्च के केस में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। सेल्यूलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं होती, सिंपल बहुत स्ट्रक्चर होता है। और ग्लाइकोजन आप देख सकते हैं काफी ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है। सो दे आर द थ्रेड और द कॉटन थ्रेड आप जैसे कहते हैं, है ना। इसमें मोनोसेकेराइड बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल्यूलोज के केस में इट इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, दैट इज ग्लूकोज। आप यहां पे देख सकते हैं सिर्फ ग्लूकोज ही है आपके सेल्यूलोज के केस में, राइट। तो ये सिंपल टाइप है। सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर, इसीलिए आप देखिए इसको होमोपॉलीमर कहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक तरह का हमारा मोनोमर यहां पे यूज हो रहा है। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। स्टार्च के केस में आपके दो तरीके के हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, राइट। लेकिन स्टार्च जो है हमारा, सेल्यूलोज तो स्ट्रक्चर बना रहा है, आपका सेल वॉल बना रहा है, लेकिन स्टार्च जो है वो फूड को स्टोर करने वाला जो है वो आपका पॉलीसेकेराइड है। प्लांट के टिश्यू में स्टार्च जो है वो फूड को स्टोरेज फॉर्म में यूज किया जाता है। एनिमल के केस में देखिए यही जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्लांट के केस में स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, और एनिमल के केस में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब होता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर यहां पर देख सकते हैं। इनुलिन ये भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है और ये फ्रक्टोज का देखिए पॉलीमर है। In a polysaccharide chain, say glycogen is the right end is called as the reducing end and the left end is called as the non-reducing end. जब आप पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन के चेन की स्टडी करेंगे ना, तो इसका जो राइट एंड होगा, है ना, राइट वाला जो एंड होगा वो रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा, और जो वहां पर इसका लेफ्ट एंड होगा वो आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। और इसमें काफी ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं। स्टार्च फॉर्म द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। स्टार्च का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो हेलिक्स फॉर्म में आपको दिखाई देगा, और ये हेलिक्स फॉर्म में जो स्ट्रक्चर जब होता है ना, तो जब आप इसको आयोडीन से ट्रीट करते हैं, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टार्च का टेस्ट करने के लिए उसको सीधे आयोडीन से टेस्ट करिए, ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, तो पॉजिटिव स्टार्च का टेस्ट मिलेगा, है ना। तो ये जो आयोडीन जब आप डालते हैं ना, तो इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, आयोडीन उसमें जाकर फंस जाता है और निकल नहीं पाता, तो वो ब्लू ब्लैक अपीयरेंस शो वहां पर करता है, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर हेलिकल स्ट्रक्चर किसी सब्सटेंस में नहीं होगा तो आयोडीन उससे अटैच भी नहीं हो पाएगा। तो स्टार्च के केस में इसीलिए आयोडीन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर करते हैं। The starch I2 is blue in color. Cellulose does not contain complex helix. देखिए सेल्यूलोज को जब आप ट्रीट करेंगे आयोडीन से ना, तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट चेन पाई जाती है। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये पहले भी बताया जा चुका है कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है। ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड है और होमोपॉलीमर है। Paper made from the plant pulp, that is the cotton fiber cellulosic, they are the complex polysaccharide in nature. और ये जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, बॉडी का जो है प्लांट सेल का बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। अमीनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, देखिए ग्लूकोसेमाइन
एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। ये आपके जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है ना, उसमें थोड़ा मॉडिफाइड शुगर होती है और वहां पर ये पाया जाता है, ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स किसकी बनी थी? काइटिन की। और काइटिन भी हमारा एक तरह का क्या है? पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, राइट? सो दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मोस्टली अ होमोपॉलीमर। ये भी हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये होमोपॉलीमर है। काइटिन आपको ध्यान रखना है कि एक पॉलीसेकेराइड है और होमोपॉलीमर से बना हुआ है। आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, यानी कि ये भी पॉलीमर बन रहे हैं। और पॉलीमर में जो हमारा यूनिट यूज हो रहा है वो कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है वो क्या है? आपकी न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 डिस्टिंक्ट केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट ग्रुप, राइट? सो वन इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि हेट्रोसाइक्लिक में आपका क्या आता है? नाइट्रोजनस बेसिस। सेकेंड इज द मोनोसेकेराइड एंड द थर्ड वन इज द फॉस्फोरिक ग्रुप। आप यहां पे देख सकते हैं, राइट? ये फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच्ड है, ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल है और उससे देखिए ये नाइट्रोजनस बेस अटैच है, जो कि हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। नाइट्रोजनस बेस शुगर से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और जो हमारा शुगर है वो फॉस्फेट ग्रुप से किससे जुड़ा हुआ है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये हमारा एक हेलिक्स हो गया। इसी तरीके से हमारा डीएनए में देखते हैं दूसरा हेलिक्स भी होता है। तो जैसी संरचना इधर है वैसी ही संरचना उधर भी होती है। अब इधर अगर थाइमीन है तो इसके अपोजिट हमेशा एडेनिन प्रेजेंट होगा और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो 3 तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में, राइट? हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कहां पाए जाते हैं आपको ध्यान रखना है। 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। शुगर नाइट्रोजनस बेस से अटैच होती है बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और आपका जो शुगर है उसके साथ फॉस्फोडाइएस्टर ग्रुप भी अटैच होता है, उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज in nucleic acid are the nitrogenous bases named adenine, guanine, uracil, cytosine and thymine। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है? तो ये हमारे एडेनिन एंड ग्वानिन, ये प्यूरिन है और हमारे पिरिमिडीन 3 तरह के हैं, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। एडेनिन ग्वानिन आर द सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। ये है सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स है। The skeletal heterocyclic ring is the purine and pyrimidine respectively। और शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज। देखिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। अगर आपका शुगर वाला जो पार्ट है वो अगर राइबोज है ना, तो वो आपका आरएनए बनाएगा। और जब 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज होगा या सिंपली आप डीऑक्सीराइबोज शुगर कह सकते हैं, तो वहां पर आपका डीएनए का निर्माण होगा। Nucleic acid containing deoxyribose is called DNA, that is deoxyribonucleic acid। और जब राइबोज होता है तो RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन्स आर द हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग अमीनो एसिड। पहले भी बताया है अमीनो एसिड रिपीटेड होती है। तो ये देखिए हमारी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का आप जब स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो 4 लेवल्स बनते हैं। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, क्वाटर्नरी लेवल। प्राइमरी लेवल आप देखिए पूरी स्ट्रेट स्ट्रिंग है। जैसे मोती की माला होती है ना, तो हर मोती जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं एक अमीनो एसिड की तरह है। पूरी लंबी चेन होती है, स्ट्रिंग, ठीक है? तो ये आपकी पॉलीपेप्टाइड है और यहां पर एक एक यूनिट जो है वहां पर आपका अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड बार बार अलग है, इसलिए इसको हेट्रोपॉलीमर हम कह रहे हैं। तो ये हो गई प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात, राइट? तो 4 लेवल्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा गया है बायोलॉजिस्ट के द्वारा। प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में पूरी
बिल्कुल लीनियर चेन बनती है अमीनो एसिड की, और इन दो अमीनो एसिड के बीच में मैंने बॉन्ड भी बताया, कौन सा प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह की स्ट्रिंग जब बनती है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती है। फर्स्ट अमीनो एसिड जो है आपका जो है वो लेफ्ट एंड पे होगा और राइट एंड पे आपका लास्ट अमीनो एसिड होगा। फर्स्ट अमीनो एसिड पे आपका एन टर्मिनल होगा, यानी कि नाइट्राइट वाला जो ग्रुप है ना वो इधर होगा, NH2 वाला ग्रुप, और जो इधर होगा वो आपका सी टर्मिनल होगा, यानी कि COH ग्रुप। सी टर्मिनल की बात की जा रही है। लास्ट अमीनो एसिड जो है वो COH ग्रुप दिखाएगा। अब यहीं पर जो है वो एक्सटेंडेड रिजिड रॉड जैसा ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये रिजिड रॉड जैसा स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे नहीं रहता, इसमें बहुत सारे जो है वो मॉडिफिकेशन होते हैं, तब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। क्योंकि अब इनके बीच में भी जो अमीनो एसिड है ना, एक इस अमीनो एसिड और इधर वाले अमीनो एसिड के बीच में भी कुछ इंटरैक्शन होना शुरू हो जाता है, तो ये दो तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं ये हमारा अल्फा हेलिक्स जो है वो हेलिक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे राउंड सीढ़ियां होती है ना उस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है ये अल्फा हेलिक्स। और प्लीटेड शीट देख सकते हैं कि आप बिल्कुल शीट जो है वो अरेंज है पैरेलली, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। तो कभी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, कभी बीटा प्लीटेड शीट फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। इन अ प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। प्रोटीन में आपको हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स ही मिलेगा, राइट। और मैंने बता दिया कि प्रोटीन का फोल्डिंग होता है, इस पॉलीपेप्टाइड का फोल्डिंग होता है और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके की हो सकती है, अल्फा हेलिक्स, राइट, और बीटा प्लीटेड शीट। A long protein chain is also folded upon itself in a hollow woven ball, giving to the tertiary structure. अब यही अल्फा हेलिक्स फिर से दोबारा अपने आप को राउंड फॉर्म में इस तरीके से अरेंज कर सकती है, और एक वुल की जो बॉल होती है ना, आपने ऊन के बॉल्स देखे होंगे, वो उस तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो आप कहते हैं कि ये प्रोटीन का जो है ना टर्शियरी लेवल का स्ट्रक्चर है। आप यहां पे देख सकते हैं टर्शियरी लेवल का। और टर्शियरी लेवल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें दोनों तरीके के आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकते हैं, अल्फा हेलिक्स ऑल्सो एंड बीटा प्लीटेड शीट ऑल्सो। टर्शियरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज प्रोटीन की देखी गई है टर्शियरी लेवल पे ही। सब जरूरी नहीं कि सभी प्रोटीन में आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक पहुंचना है, कुछ प्रोटीन जो है वो टर्शियरी लेवल तक ही रहती हैं और उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वो अपने टर्शियरी लेवल पे ही शो करती। Some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunit, लेकिन कुछ जो हैं एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के यूनियन से बनती हैं, और वो हैं आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन्स, राइट। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा ना। तो टोटल कितने हो गए, 4 सब यूनिट, 2 अल्फा सब यूनिट एंड 2 बीटा सब यूनिट। तो इस तरीके से हमारे जो है ये हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। सो 2 सब यूनिट्स ऑफ अ टाइप एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ बी टाइप, ए टाइप एंड बी टाइप, यानी कि आप अल्फा और बीटा भी इसको कहते हैं कई जगह, और ए टाइप या फिर बी टाइप भी लिखा होता है कई जगह। तो हीमोग्लोबिन का आपको याद रखना है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन सारे प्रोटीन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनना जरूरी नहीं है। कुछ प्रोटीन्स टर्शियरी लेवल पे ही फंक्शनल होती हैं और उनका स्ट्रक्चर वहीं तक होता है। अब हम एंजाइम की बात करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम्स क्या है, केमिकल नेचर प्रोटीन का है। सो दीज आर सम न्यूक्लिक एसिड बिहेव्स लाइक एंजाइम। कुछ न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो एंजाइम की तरह भी बिहेव करते हैं, उनको क्या कहते हैं, राइबोजाइम। दे आर कॉल्ड एज राइबोजाइम।
An active site of enzyme is a crevice of the pocket into which the substrate fits. तो ये देखिए, ये हमारा एंजाइम है. एंजाइम में आप देख सकते हैं ये कुछ धसाव जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना. क्रेवाइसिस जिसको बोलते हैं, रॉक्स में भी गैप्स होते हैं ना, उसको क्रेवाइसिस बोलते हैं. तो यहां पर एंजाइम्स में भी हमको इसी तरीके के क्रेवाइसिस दिख रहे हैं. ये क्रेवाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम कहते हैं एक्टिव साइट्स यहां पे प्रेजेंट है. अब देखिए ये सबस्ट्रेट आएगा, इसमें बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें जाके फिट हो जाएगा. ट्रायंगुलर वाला यहां पर और ये वाला यहां पर. अब उसके बाद क्या होगा, इसके एक्टिव साइट्स में चेंज होगा और ये दोनों सबस्ट्रेट आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब ये एक्टिव साइट्स जो हैं वो क्या हो गए, अपने आप को चेंज कर रहे हैं और इन दोनों में रिएक्शन पॉसिबल है. तो एंजाइम इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाकर रखता है और एंजाइम की एक्टिविटी इन्हीं एक्टिव साइट्स के ऊपर डिपेंड करती है. Thus enzyme through the active site catalyze the reaction at a high rate. जो रिएक्शन एंजाइम के एब्सेंस में आप देखेंगे ना बहुत स्लो रेट में हो रहे हैं, लेकिन एंजाइम के प्रेजेंट होते ही वो बहुत तेजी से रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा. Enzyme catalyze the different inorganic catalyst in many ways, but one major difference need mention. क्या है वो? इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, लेकिन आपका प्रोटीन जो है वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जाते ही प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर खत्म होना शुरू हो जाएगा, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे. राइट? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाने पर प्रोटीन हार्म होना शुरू हो जाते हैं, डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं. इसलिए इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और हमारे जो एंजाइम है, अगर उसकी तुलना आप करेंगे तो दोनों अलग अलग नेचर के हैं. वो हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे ज्यादा एक्टिविटी कराते हैं, जबकि हमारे एंजाइम जो है वो केमिकल प्रोटीन नेचर के हैं और वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं. ये डिफरेंस है हमारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम का. सो हाउ आर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर द एक्सट्रीमली हाईली टेम्परेचर. लेकिन कुछ ऐसे भी आपके एंजाइम्स निकाले गए हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिविटी शो करते हैं. हाई एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया जिनको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि हमारे हॉट वेंट्स और सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं. उसमें जो एंजाइम है वो आपका स्टेबल रहता है, कब तक? 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी. So thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from the thermophilic organism. इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म जो है वो थोड़े डिफरेंट है. केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे. सो केमिकल रिएक्शन क्या है? 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस हमें केमिकल कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं. फिजिकल चेंज, जिसमें कि आपके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और स्ट्रक्चर कोई नया नहीं बनता, लेकिन कोई फिजिकल चेंज में कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होते और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. फिजिकल चेंज में देखा गया है. जैसे आप पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसको 4 टुकड़े कर दीजिए, लेकिन वो पेपर तो पेपर ही है ना, अभी 4 पीसेस में हो गया. आइस देखिए, वाटर है, वाटर के फॉर्म में हो जाएगा, आइस के फॉर्म में मिलेगा, वेपर के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये अपना फिर से स्ट्रक्चर बना लेगा. लेकिन अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वाटर H2O वो वही है अभी भी, चाहे वो वेपर फॉर्म में है, चाहे वाटर फॉर्म में है, चाहे आइस फॉर्म में है. तो ये भी आपका फिजिकल प्रोसेस ही है, फिजिकल चेंज. When bonds are broken and new bonds are formed, तब आप उसको कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. राइट? जैसे ये बेरियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं. ये आपके इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है. Hydrolysis of starch into the glucose is an organic chemical reaction, and rate of the physical or chemical process refers to the amount of product formed per unit time. रेट की भी बात की जाती है कि कितने केमिकल सब्सटेंसेस बन रहे हैं, किस रेट से बन रहे हैं. तो प्रोडक्ट 1 मिनट में कितना बन रहा है ना, इस पे ये डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन. इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी, यानी कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है डेल्टा टी टाइम में, पर यूनिट टाइम में. ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने का तरीका है. अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन की. सो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर अमंग
द अदर फैक्टर। तो जो हमारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। A general rule thumb is that rate doubles or decreases by half of every 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज करेंगे, या तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या तो घट जाएगा। Now, catalyzed reaction proceeds at a rate vastly higher than the uncatalyzed one. लेकिन जो आपके कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यानी कि जो एंजाइमेटिक बेस्ड रिएक्शन है, एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, वो कई गुना ज्यादा रिएक्शन कराता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑल्सो। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं भी प्रेजेंट होगा तो भी कार्बोनिक एसिड बनेगा, लेकिन फर्क है दोनों में। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है ये रिएक्शन, राइट। देखिए 200 मॉलिक्यूल्स H2CO3 बनते हैं 1 घंटे में इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है तो 1 घंटे में कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं आपके कार्बोनिक एसिड के? 200 मॉलिक्यूल्स। कितना स्लो रेट है रिएक्शन का। और वहीं जब आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होगा तो आपके 1 सेकेंड में 600,000 जो है आपके मॉलिक्यूल्स बनेंगे। आप तुलना करिए, 1 सेकेंड में इतने बन रहे हैं और वहां पर 1 घंटे में 200 बन रहा था। तो ये है फर्क हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस का। एंजाइम हैज एक्सेलरेट द रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स, है ना। ये हमारे रिएक्शंस को 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देते हैं। पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। इसलिए एंजाइम की पावर की तुलना जो है आप देख सकते हैं कि ये कितना स्पेसिफिक है, रिएक्शंस को कितनी तेजी से करा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये दोबारा से यूज भी हो जाते हैं। एंजाइम ने एक रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट बन गए, एंजाइम फ्री हो गया, वो अगेन दूसरे सबस्ट्रेट से फिर जाके जो कंबाइन कर लेगा और फिर से प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। सो ये हमारे मल्टी स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या हैं। जैसे देखिए ग्लूकोज बहुत सारे स्टेप्स से गुजरता है, 10 एंजाइम इस पे काम करते हैं, तब जाकर पायरुविक एसिड बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और आपका पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। 10 रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन अगर आपको याद हो, 10 अलग अलग रिएक्शन से, अलग अलग एंजाइम से ये गुजरता है, तब जाकर ये पायरुविक एसिड की सिंथेसिस होती है। C6H12O6O2 gives 2CHC3H4O3 plus 2H2। ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा। तो यहां पर मेटाबॉलिक पाथवे को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ग्लूकोज बिकम्स द पायरुविक एसिड थ्रू डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। अलग अलग जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो है आपका पायरुविक एसिड बनता है। In our skeleton muscles under the anaerobic condition lactic acid form। और वहीं पर देखिए हमारे एनएरोबिक कंडीशन में जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये आपने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा होगा। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म, लेकिन एनएरोबिक कंडीशन में जब एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। एयर मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है। इन ईस्ट में जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वहां पर जो है लैक्टिक एसिड नहीं बनता, इथेनॉल बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट द सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन? कैसे कर लेते हैं इतनी तेजी से ये कन्वर्जन? सो केमिकल और द मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू अ रिएक्शन। ये किसी न किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें देखिए सबस्ट्रेट की बहुत भूमिका होती है। सबस्ट्रेट जब एंजाइम से कंबाइन करेगा तभी प्रोडक्ट बनेंगे। तो सबस्ट्रेट ही जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो ये देखिए सबस्ट्रेट का कन्वर्जन जो हो रहा है किसमें हो रहा है? प्रोडक्ट में हो रहा है।
नाउ सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम, लेकिन सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ जुड़ना होगा और उसके एक्टिव साइट्स में जो है वो सारा काम होता है। ये एक्टिव साइट्स कहां पे प्रेजेंट है? क्लेफ्ट्स और पॉकेट या फिर क्रेवाइसेस ऑफ एंजाइम्स। अब आपको याद होगा कि एंजाइम भी एक तरह की प्रोटीन है, तो उसकी फोल्डिंग इस तरीके से होती है कि वो क्लेफ्ट या फिर पॉकेट बनाते हैं और उसमें एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं। सबस्ट्रेट जो है इसी एक्टिव साइट से कंबाइन करता है और ES कॉम्प्लेक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। यहां पर E एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और S जो है वो सबस्ट्रेट को कर रहा है। तो ये बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है और इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट फिनोमेना, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम। ये बहुत छोटे टाइम के लिए जो है वो ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसको ट्रांजिएंट फिनोमेना कहते हैं। और इसके बाद जो है क्या बनता है? ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। आपके जो एक्टिव साइट्स हैं वहां पर जो है वो जो एक्टिव साइट्स जो है उनमें चेंज शुरू हो जाता है। जब चेंज शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे एंजाइम की पकड़ जो है वो सबस्ट्रेट से अलग होती है और फिर सबस्ट्रेट में भी वो चेंज करा देता है और सबस्ट्रेट में जब चेंज होता है तो वही प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर। Now, how do enzyme bring about the high rate of chemical conversion? कैसे ये chemical conversion करता है? So the structure of substrate get transferred into the structure of product. यहाँ पे जो हमारा substrate है वो product के structure में convert हो रहा है, तभी तो product बन रहा है। All other intermediate structure state are unstable. बाकी जितने भी intermediate structural state हैं वो unstable है, लेकिन product जो है वो आपका stable है। Stability is something related to the energy status and the molecule or the structure. तो हम देखेंगे कि यहां पर the y-axis represent, हमें एक ट्रांजिएंट स्टेट को दिखाने के लिए ना हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और एंजाइमेटिक रिएक्शंस को उस पे शो करते हैं। यहां पर जो y-axis रिप्रेजेंट की जा रही है वो पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में है और जो x-axis है वो आपके प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। यहां पर जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन है विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एंजाइम विदाउट एनर्जी विदाउट एंजाइम। जब कोई रिएक्शन बिना एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है तो देखिए कितनी आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, यहां से लेके यहां तक, और तब प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर यहीं पर आपका एंजाइम प्रेजेंट है तो देखिए कितनी कम एनर्जी चाहिए इसको, ये यहीं पर बन जाएगा। तो ये एनर्जी कंजर्विंग भी है आपका एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, राइट? यहां पर सबस्ट्रेट है और यहां पर प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ये पूरा रिएक्शन है। ये आपका बिना एंजाइम, हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन देखा था ना, कार्बोनिक एसिड बन रहा था, है ना? बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। काफी आपको एनर्जी देने की जरूरत है, हीट टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो देखिए बहुत कम टेम्परेचर पे ही आसानी से वो रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे कम टाइम में, राइट? सो ये कैसी रिएक्शन है? द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन S and P is a lower level than S dash. The reaction is exothermic reaction. How do enzyme bring about the such high rate of chemical conversion? प्रश्न ये है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे ये एंजाइम जो है वो हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करवाता है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपकी कम हो जाती है एंजाइम के प्रेजेंस में। सो एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर, ये एनर्जी बैरियर को नीचे ले आता है और आसानी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको क्या कर रहा है, वो लोअर डाउन कर रहा है ना? यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा जरूरत है, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम की जरूरत है, तो कम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जा रहा है। नेचर ऑफ एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम एक्शन। The enzyme has a substrate binding site molecule, highly reactive enzyme substrate complex. तो ये देखिए इस कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत जरूरी है, एंजाइम सबस्ट्रेट का।
और जब ये बन जाता है ना एंजाइम सबस्ट्रेट, तो ये थोड़े टाइम के बाद जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो एंजाइम प्रोडक्ट वाला भी पार्ट बनता है, इंटरमीडिएट ये भी फॉर्मेशन होता है, ये भी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट एंजाइम से अलग होता है। तो पहले एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट से मिला, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाया, और फिर यही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल गया, लेकिन अभी भी वो एंजाइम से जुड़ा हुआ है थोड़े टाइम के लिए, तो वो आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट एंजाइम से अलग हो जाता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस, बिना इसके कैटालिसिस पूरी नहीं होगी। सो E plus S give ES gives EP and then E plus P, आपका एंजाइम दोबारा से फ्री हो गया नेक्स्ट राउंड ऑफ रिएक्शन के लिए। सो द कैटालिटिक साइकिल, इसीलिए देखिए इसको कैटालिटिक साइकिल कहते हैं, क्योंकि दिस E, ये वाला जो E है वो दोबारा से दूसरे सबस्ट्रेट से जाके कंबाइन करेगा और फिर से प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखिए ये पूरे स्टेप्स ऑफ रिएक्शन लिखे गए हैं एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में। पहले जो है वो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा आपके एंजाइम से उसके एक्टिव साइट्स में फिट होकर। सेकेंड, आपका ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। एंजाइम ऑल्टरेट शेप, एंजाइम जो है वो आपके सबस्ट्रेट के शेप को ऑल्टर करेगा। देन क्या होगा, एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम नाउ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ईपी कॉम्प्लेक्स। और फिर जो है वो पी को फ्री कर देगा, यानी प्रोडक्ट को फ्री कर देगा, और फिर से एंजाइम भी फ्री हो गया। अब वो दोबारा से दूसरे सबस्ट्रेट से जाकर कंबाइन करके फिर से यही रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर हैं? तो देखिए ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का जो है हमारे एंजाइम बनाता है, और अगर इसके टर्शरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज होगा तो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी अफेक्टेड होगी। टेम्परेचर और पीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर सबस्ट्रेट का कम हुआ या ज्यादा हुआ, इसके ऊपर भी आपके केमिकल एक्टिविटी पे असर पड़ेगा, एंजाइम बेस्ड रिएक्शंस पे असर पड़ेगा। टेम्परेचर की अगर बात करें तो इनिशियली जो है एंजाइम बेस्ड रिएक्शन में जो है टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आपका एंजाइम रिएक्शन भी तेजी से होना शुरू होगा। लेकिन एक फर्दर टेम्परेचर के बाद जो है या पीएच इंक्रीज करने के बाद जो है ये आपके एंजाइम डीनेचर शुरू हो जाएंगे और आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो घटना शुरू हो जाएगी। इसीलिए लिखा है द एंजाइम शोज द हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पे सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी होगी, एंड पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, और वो पीएच और वो टेम्परेचर जिस पे ये रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच कहलाता है। एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो द अबव ऑप्टिमम वैल्यू, और दोनों तरफ इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी तो इसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। लो टेम्परेचर पे जो है एंजाइम जो है वो आपके डीनेचर नहीं होते, लेकिन हाई टेम्परेचर पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो घट जाती है, क्योंकि आपके एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये देखिए कंसंट्रेशन आप जब बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट का, इधर बढ़ा रहे हैं ना, तो आपकी देखिए बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी आपके एंजाइम हैं वो सभी सबस्ट्रेट से कंबाइन है, और अब आप फर्दर भी बढ़ाते जा रहे हैं सबस्ट्रेट, तो फिर एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है। सपोज अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम है और आपने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट डाल दिए, तो 100 तो 100 से कंबाइन हो गया। अब आप और भी सबस्ट्रेट बढ़ाए जा रहे हैं, आपने 200 कर दिया, 300 कर दिया, तो एंजाइम फ्री नहीं है कि वो फर्दर जो है वो सबस्ट्रेट से कंबाइन कर सके, राइट। तो एक लिमिट तक जो है वो आपका सबस्ट्रेट बढ़ाने पर रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद आपके सबस्ट्रेट बढ़ाने पर रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने, यही बात यहां पे लिखी गई है। So the reaction ultimately reaches a maximum, that is Vmax,
is not exceeding by any further rise of concentration of the substrate. Vmax के बाद आप concentration बढ़ाते रहिए, इसके enzymatic reaction पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. The activity of enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहां पर इनहिबिटर की बात की जा रही है. When the binding of the chemicals shuts off enzymatic activity, enzymatic activity shuts off की हो जाती है क्योंकि यहां पर जो है इनहिबिटर डाल दिया गया है ना. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं जो रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट को, तो एंजाइम जो है वो इनहिबिटर से जाके कंबाइन कर दिया, अब सबस्ट्रेट से कंबाइन ही नहीं किया, है ना. तो ये क्या कर रहा है, आपका इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट से कंपीट कर रहा है. तो इस तरह के इनहिबिशन को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. और इसका देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल भी एक यहां पर मेंशन है. यहां पर जो इनहिबिटर है वो कंपीट कर रहा है सबस्ट्रेट से. सो कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, एज अ रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन. तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, राइट. देखिए यहां पर लिखा है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज. कहां पर पाया जाता है ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज? साइट्रिक एसिड साइकिल में, है ना. वहां पर ये मैलोनेट जो है उससे कंबाइन करता है, विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट. सक्सिनेट नॉर्मली सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से कंबाइन करता है, लेकिन अगर मैलोनेट होगा तो इसका सक्सिनेट का स्ट्रक्चर और मैलोनेट का स्ट्रक्चर काफी रिजेंबल करता है, तो मैलोनेट से जाके ये कंबाइन कर जाएगा. अब आपका जो सबस्ट्रेट है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, राइट. तो ये कंपीट कर रहा है, तो ये हमारा इनहिबिटर की तरह यूज होता है मैलोनेट. और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना. सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजन. बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए आप मैलोनेट डाल दीजिए, वो सक्सिनेट से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कंबाइन कर नहीं पाएगा और आपका साइट्रिक एसिड साइकिल पूरा नहीं होगा. साइट्रिक एसिड साइकिल होना जरूरी है क्योंकि एंजाइम जो है एटीपी की और NADH2 की सिंथेसिस होती है और उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ATP में. एनर्जी की कमी हो जाएगी और वह बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा. अब क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम है. तो thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. इसके 6 क्लासेस हैं. तो सबसे पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड डिहाइड्रोजिनेज. यहां पर ऑक्सीडो रिडक्शन होता है, जैसे S का रिडक्शन हो रहा है और दूसरा जो हमारा सबस्ट्रेट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा जाता है या फिर डिहाइड्रोजिनेज कहा जाता है. ट्रांसफरेज एंजाइम जो है, देखिए यहां पर एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप G अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन द पेयर ऑफ सबस्ट्रेट S to S प्राइम या S डैश. इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं. S जो है वो G से कंबाइन करेगा, SG है, इसका एक ये ग्रुप है, इससे ये कंबाइन कर रहा है S डैश, और इसका ये ग्रुप जो है देखिए इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसफरेज. हाइड्रोलेज है, एंजाइम कैटालाइजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड. फिर उसके बाद है आइसोमरेज एंजाइम, आइसोमर्स बनाते हैं. और फिर है लाइगेज एंजाइम, जो कि एंजाइम कंपाउंड को जोड़ने का काम करते हैं. एंजाइम विच कैटालाइज द जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, राइट. कोफैक्टर्स. एंजाइम आर कंपाउंड composed of one or the several polypeptide chains. तो कई बार ना पॉलीपेप्टाइड चेन्स में ना कुछ जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर. एंजाइम में कई बार नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है. वैसे तो आपको पता है कि एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, लेकिन कई बार कुछ एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर्स. सो द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम. जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो एपोएंजाइम है और जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोफैक्टर है. और इसमें देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हो सकते हैं कोएंजाइम्स एंड मेटल आयन हो सकते हैं. ये जो कोफैक्टर है
ये इतने तरीके के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटालाइंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है, जैसे देखिए परऑक्सीडेज एंड कैटलेज, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं परऑक्सीडेज टू वाटर एंड ऑक्सीजन में। हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम। कोएंजाइम, कोएंजाइम जो है वो आपके एपो एंजाइम से ट्रांजिएंटली अटैच होता है और कोएंजाइम सर्व एज अ कोफैक्टर इन द नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। जैसे देखिए यहां पर आपके कोएंजाइम कौन कौन से हैं? विटामिन्स कुछ होते हैं, ये जो कोएंजाइम है या विटामिन्स होते हैं, जैसे कोएंजाइम निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD या फिर NADP, ये विटामिन नियासिन को अपने साथ रखते हैं। ये इसमें जो विटामिन है वो नियासिन है, राइट? तो ये कोएंजाइम्स के एग्जांपल्स हैं। अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर द मेटल आयन, कुछ मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे देखिए आपका जो एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसको जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक के प्रेजेंस में ही ये अपनी प्रोटीलिटिक एक्टिविटी या फिर एंजाइमेटिक रिएक्टिविटी शो करेगा। जिंक इज द कोफैक्टर फॉर द प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड, अगर ये कोफैक्टर ना हो तो ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को शो नहीं कर पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं। देखिए जैसे रामाचंद्रन ने एक प्लॉट बनाया था ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का, और उसमें उन्होंने कोलेजन प्रोटीन को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि कोलेजन में ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि डीएनए में डबल हेलिक्स होता है और यहां पर प्रोटीन के केस में जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो भी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है कोलेजन प्रोटीन। और ये रामाचंद्रन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया था, इन्होंने प्लॉट बनाया था, प्लॉट जो ग्राफ बनाया था उसमें यहां पर इसको रिप्रेजेंट किया था कोलेजन प्रोटीन। कुछ हमारे नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स भी होते हैं, जिसके एग्जांपल हैं सिट्रुलिन और ऑर्निथीन। और कैराटीन जो है वो एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन है, बहुत हार्ड होता है ना, और ये सिस्टीन अमीनो एसिड्स से बना होता है, ज्यादातर इसमें ये होता है। आइसोमाल्टोज इज द लिंकेज इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इन आइसोमाल्टोज लिंकेज किस तरह का होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। और जाइमोजन इज एन इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो अभी ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। अब जो है हम यहां पर स्टार्ट करेंगे हमारा जो क्वेश्चन वाला सेशन। हम कुछ नीट PYQ क्वेश्चन जो है वो यहां पर देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में नीट एग्जामिनेशन में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं यहां पे? ए मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन, बी थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, सी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड डी कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। तो आपको बताना है कि ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रिकर्सर है किसके सिंथेसिस के लिए। तो आप अपने क्वेश्चन जो है, अपने आंसर्स जो है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं यहां पर। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स को। तो हमारा प्रश्न था अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन किस के सिंथेसिस के लिए यूज होता है? इसका आंसर है मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन। मेलेटोनिन और सेरोटोनिन बनाने के लिए जो है
ट्रिप्टोफैन एंजाइम की, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? इसका एक्सप्लेनेशन, ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, आपको याद होगा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं सिनैप्स में, है ना? तो वो जो सिनैप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसके नेम है ये सीरोटोनिन एंड मेलेटोनिन। इन सीरोटोनिन और मेलेटोनिन को बनाने के लिए हमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन जो है वो देखिए 3,5,3 प्राइम फाइटोथायरोनिन है और ये हमारे फॉलिकुलर सेल्स थायराइड ग्लैंड्स में बनता है। हमारा एक ऑप्शन ये भी था ना, इट इज प्रोड्यूस्ड एज द प्रिकर्सर ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन। एस्ट्रोजन इज अ बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिसोन जो है वो बहुत सारे रिएक्शंस का जो है ना एंड प्रोडक्ट है और ये जो एंड प्रोडक्ट है वो स्टीरियो आइडोजिनेसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो कॉर्टिसोन जो है वो भी हमारा सही आंसर नहीं था, एस्ट्रोजन भी सही नहीं था, थायरोक्सिन भी नहीं था, है ना? सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन। अगला प्रश्न हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला ऑप्शन, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। बी, सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। सी, यूरासिल इज अ pyrimidine and D, glycine is a sulfur containing amino acid. Wrong statement आपको बताना है, तो आप बताइए चैट बॉक्स में। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो हमारा प्रश्न था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो डी वाला ऑप्शन, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ग्लाइसिन अगर आप देखें तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है। हमारे 20 अमीनो एसिड में से ग्लाइसिन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है और ये कॉमनली प्रोटीन में पाया जाता है, राइट? सो फॉर्मूला आप देखिए, हमारा ये सी जो लिखा हुआ है ये अल्फा कार्बन है, इससे एक NH2 ग्रुप अटैच है, एक COH ग्रुप अटैच है और दो हाइड्रोजन, एक ऊपर हाइड्रोजन है और एक नीचे हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट? तो अल्फा कार्बन से जो है वो दो हाइड्रोजन, एक NH2 और एक COOH ग्रुप अटैच्ड है। तो ये सिंपलेस्ट टाइप और स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ हमारा जो है अमीनो एसिड है। आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी सल्फर नहीं अटैच्ड है, राइट? तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है। इट्स कोडॉन। अब देखिए, आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो वहां पर जेनेटिक कोड बताए गए हैं, है ना? जेनेटिक कोड बताए गए हैं और वहां पर आपको पता चल जाएगा जब आप देखेंगे कि जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है उसके क्या क्या कोडॉन्स हैं, GGU, GGC, GGA और GGG। अगर ये प्रेजेंट होगा तो आपका अमीनो एसिड ग्लाइसिन होगा। अगला प्रश्न हमारा यहां पे, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। जो हमारा एक फैट मॉलिक्यूल होता है वो किस चीजों से बना होता है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शंस देखते हैं इस प्रश्न के लिए क्या दिए गए हैं। ए, 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। सी, 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल एंड डी ऑप्शन, 3 glycerol and 3 fatty acid molecule। इस प्रश्न को सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है।
आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। तो अगर आपको फैट का स्ट्रक्चर याद हो तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं प्रश्न के उत्तर को। सो अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, ये हमारा प्रश्न था, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल होता है। अब ये OH ग्रुप से ना आपका कोई भी R ग्रुप जो है ना, R कंटेनिंग ग्रुप जो है वो यहां पर आके अटैच हो सकता है। तो 3OH ग्रुप है तो आपके तीनों से अटैच होगा कोई ना कोई फैटी एसिड आकर, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल यहां पर आकर अटैच होंगे 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फैट मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट में अगर हम देखें तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम बाइंड्स टू द कार्बन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम है वो कार्बन से अटैच्ड होते हैं। और अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल हैज 1 ग्लिसरॉल। अगर आप एक फैट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें ना तो आपको वहां पर एक ग्लिसरॉल होगा और उससे 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल उस ग्लिसरॉल से अटैच होंगे। और मैंने आपको बता ही दिया है कि OH ग्रुप से जो है वो वहां पर फैटी एसिड आकर अटैच होता है। ये देखिए ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOOH, CH2OH। अब इससे देखिए 3 फैटी एसिड यहां पर अटैच हुए है ना, COOH, और ये हमारा यहां पर R है। ये R सेम भी हो सकता है, ये R डिफरेंट भी हो सकता है। अगर डिफरेंट हो गया तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड अटैच्ड हैं, और अगर R सेम हो गया तो 3 सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड अटैच्ड हैं। अब देखिए आपका फैट जो बना वो क्या हो गया, CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1, और बीच वाला जो है CH, उससे आपका R2 C डबल बॉन्ड O आकर अटैच हो गया। और यहां पर अब जब ये रिएक्ट करता है ना तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल एक निकल आता है, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहां पर फैटी एसिड और OH ग्रुप के बीच में जो है वो बॉन्ड बच जाएगा। तो आपका फैट या फिर ट्राइग्लिसराइड का इस तरीके से सिंथेसिस होती है। अगला प्रश्न हमारा यहां पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम। तो हमारे यहां पर जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में यहां पर दिए गए हैं, तो देखते हैं एंजाइम्स के रेफरेंस में है ये। पहला ऑप्शन ए, होलो एंजाइम जो बनता है वो किससे बनता है, एपो एंजाइम एंड को एंजाइम। बी ऑप्शन, कोएंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, यानी कि कोएंजाइम बन रहा है एपो एंजाइम और होलो एंजाइम के मिलने से। ऑप्शन सी, होलो एंजाइम इक्वल्स कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। होलो एंजाइम बन रहा है कोएंजाइम और कोफैक्टर के मिलने से। ऑप्शन डी कहता है एपो एंजाइम बनता है आपके होलो एंजाइम और कोएंजाइम के मिलने से। तो कौन सा जो है यहां पर, जो एक तरह से कहा जाए तो ये फॉर्मूला बेस्ड है ना, फॉर्मूला फॉर्म में दिया हुआ है स्टेटमेंट। तो एंजाइम के रिस्पेक्ट में जो है वो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, आप हमें चैट बॉक्स में यहां पर बता सकते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर को। हमारा प्रश्न था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम्स। देखिए हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, होलो एंजाइम बनता है आपके एपो एंजाइम और कोएंजाइम। जब हम कोएंजाइम डिस्कस कर रहे थे तो वहीं पर हमने आपको बताया था कि जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो आपका एपो एंजाइम होता है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो आपका कोएंजाइम होता है ना। कोएंजाइम हो सकता है, कोएंजाइम जो है वो आपको कोई भी ऑर्गेनिक जो है वो ग्रुप अटैच हो जाता है ना एपो एंजाइम से। एपो एंजाइम टोटली प्रोटीन वाला पार्ट है।
अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये पूरा जो एंजाइम आपका कंप्लीट एंजाइम है, ये कहलाता है होलो एंजाइम या फिर होल एंजाइम, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन, होलो एंजाइम इज अ कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ये एक तरह का कॉन्जुगेटेड है क्योंकि ये दो पार्ट से मिलकर बना है, राइट। वन पार्ट इज प्रोटीन एंड दैट इज एपो एंजाइम एंड अनदर पार्ट इज नॉन प्रोटीन दैट इज कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर के मिलने से आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम बनता है जिसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। कोएंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो अब ये देखिए, को एंजाइम के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है ना, जो कि आपके प्रोटीन वाले पार्ट यानी कि एपो एंजाइम से अटैच होता है। अगला प्रश्न हमारा यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो पॉलीमर के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता। और ये जब मैं सेक्शन डिस्कस कर रहा था मैंने तब भी आपको बताया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 2017 में ये आ चुका है। सो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, प्रोटीन। बी ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड्स। ऑप्शन सी लिपिड्स एंड ऑप्शन डी है न्यूक्लिक एसिड। आप इस प्रश्न को चैट बॉक्स में बताइए कि कौन सा है हमारा आंसर और फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर, कुछ बच्चों ने आ गए हैं आंसर सी, लिपिड्स। गुड। तो हमारा प्रश्न था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। सो सी लिपिड्स जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मैंने पहले भी बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीटिशन से बनता है। प्रोटीन जो है वो अपना पॉलीमर बनाता है और उसके पॉलीमर को हम नेम देते हैं पॉलीपेप्टाइड। और प्रोटीन के जो पॉलीमर होते हैं उसमें एक चीज बार बार रिपीटेड होती है। क्या चीज रिपीट हो रही है? अमाइनो एसिड्स, राइट। पॉलीसेकेराइड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड। आपके बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स आज आपने पढ़े। आपने सेल्यूलोज पढ़ा, आपने स्टार्च पढ़ा, आपने काइटिन पढ़ा, है ना। ये सारे नाम्स आए थे, नेम वहां पर आए थे जब हम पॉलीसेकेराइड डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्या था, क्या रिपीट हो रहा था? मोनोसेकेराइड, राइट। कोई ना कोई मोनोसेकेराइड वहां पर रिपीट हो रहा था, तो वो पॉलीसेकेराइड बनाता है आपका। तो ये तीनों के केस में आप देख रहे हैं ना कोई चीज रिपीट हो रही है और पॉलीमर बन रहा है। लिपिड आर द ट्राई एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। अब लिपिड जो बनता है, देखे आपने स्ट्रक्चर देखा, अभी पिछले प्रश्न में दिखाया गया था कि लिपिड जो है वो कैसे बनता है, फैटी एसिड कैसे बनता है ना। ट्राई एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल के ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड से मिलता है तब आपका लिपिड का निर्माण होता है। वहां पर कोई चीज रिपीट होती हुई थी नहीं दिख रही थी। वहां पर कोई भी चीज जो है वो ऐसा है कि मोनोमर बार बार आ रहा है, ऐसा तो हमें कोई चीज नहीं दिखा था, है ना। तो लिपिड जो है वो आपका पॉलीमर जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता। अगला प्रश्न हमारा यहां पे, द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर। शुगर जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको वहां पर दो ग्रुप दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं वो दो ग्रुप? ऑप्शंस के फॉर्म में दिए गए हैं, आपको करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। ए हाइड्रोक्सिल एंड मेथिल, बी कार्बोनिल एंड मेथिल, सी कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल एंड डी कार्बोनिल एंड फॉस्फेट। देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर आता है। शुगर का फंक्शनल ग्रुप,
तो हमारा प्रश्न था टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर. यस, सी इज करेक्ट. कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल. कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है शुगर के केस में. राइट? एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका. शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट. राइट? शुगर जो है हमारा एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. और दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना? ये एल्डिहाइड कीटोन के डेरिवेटिव्स होते हैं, विच मींस दे आर हैविंग कार्बोनिल ग्रुप. जब कीटोन है और एल्डिहाइड का जो है वो डेरिवेटिव है, तो भाई कार्बोनिल ग्रुप होगा ही होगा, और आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा. ठीक है ना? तो आपके शुगर के केस में कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया है, और जब मैं वहां पर डिस्कस कर रहा था प्रोटीन का, तो वहां पर मैंने आपको ये इसका आंसर बताया था. राइट? Which of the following glucose transporters is insulin dependent? कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है यहां पर इंसुलिन डिपेंडेंट है? ऑप्शंस GLUT1 ए ऑप्शन, बी GLUT2, सी ऑप्शन GLUT3 एंड ऑप्शन डी GLUT4. देखते हैं क्या प्रश्न, इसका उत्तर क्या आता है. इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या आता है. प्रश्न था हमारा which of the following glucose transporters is insulin dependent? GLUT4. हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, GLUT4. So GLUT1 and GLUT4 are the glucose transporter protein. सेल के मेम्ब्रेन जो होती है उसमें आपने देखा होगा कि इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है. जब आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि लिपिड की बाइलेयर होती है और बीच बीच में इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं. ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ना, देखिए उसमें से कुछ GLUT1 हो सकते हैं. ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कौन कौन से? GLUT1 एंड GLUT4, विच फैसिलिटेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स. GLUT1 is insulin independent and it is widely distributed in the different tissue. ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है ना, इसके ऊपर इंसुलिन का कोई असर नहीं पड़ता. GLUT1. GLUT4 is insulin dependent. और प्रश्न हमारा क्या था? ध्यान से प्रश्न पढ़ा करिए. Which of the following glucose transporter is insulin dependent? दो पाए जाते हैं GLUT1 और GLUT4 को. सेल से अंदर ग्लूकोज तभी जाएगा जब GLUT1 और GLUT4 हो. अब जब ग्लूकोज के ऊपर इंसुलिन की कवर चढ़ गई है तो वो GLUT1 से नहीं जा पाएगा. वहां पर क्या चाहिए? GLUT4, तभी वो सेल के अंदर जाएगा. राइट? सो GLUT4 इज इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द मसल एंड एडिपोज सेल्स इन एनाबोलिक कंडीशंस. अगला प्रश्न हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है. कॉन्केवेलिन ए. क्या है ये कॉन्केवेलिन ए? ऑप्शंस देखते हैं. ए एन एल्कोलॉइड, एक तरह का एल्कोलॉइड है. ऑप्शन बी एन एसेंशियल ऑयल. सी अ लैक्टीन एंड ऑप्शन डी सेज अ टाइप ऑफ पिगमेंट. सॉल्व करिए, फिर हम देखेंगे इसका क्या करेक्ट आंसर है. तो हमारा प्रश्न था कॉन्केवेलिन ए इज, क्या है इसका सही आंसर? सी लैक्टीन. ये एक तरह की लैक्टीन है. क्या है इसका यूज कॉन्केवेलिन ए का? सो कॉन्केवेलिन ए इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. जब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी आपको बताया गया था कि कॉन्केवेलिन ए जो है वो एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और ये लैक्टीन कैटेगरी में आता है. सॉरी.
लेक्टीन क्या होते हैं? ये मैनोज या ग्लूकोज बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं और ये आपको जैक बीन्स कैनावेलिया एनसीफॉर्मिस से प्राप्त होता है। चलिए, प्राप्त तो हो गया, इसका यूज क्या है? दे आर नॉट एंटीबॉडीज एंड डू नॉट ऑरिजिनेट इन एन इम्यून सिस्टम बट बाइंड स्पेसिफिकली टू द कार्बोहाइड्रेट containing receptors on the cell surface as of red blood cells। तो ये देखिए, इम्यून सिस्टम को जो है से कोई तरह की एंटीबॉडी नहीं है। पहले तो ये जो है, ये मत समझिएगा कि ये किसी तरह की एंटीबॉडी है, कोई तरह की एंटीबॉडी नहीं है, राइट? एंड इट डू नॉट ओरिजिनेट इन एन इम्यून सिस्टम, और ये किसी भी इम्यून सिस्टम से में भी नहीं बनती हैं, बट दे बाइंड स्पेसिफिकली टू द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग रिसेप्टर। ये जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, इसके जो सेल की सरफेस होती है उस पे कुछ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये उससे जाकर ज्वाइन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप ए और बी यहां पे देख रहे हैं, ये दो स्टेटमेंट है, तो देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। Coenzyme or metal ion that is tightly bind to an enzyme protein is called prosthetic group। और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है बी वाला, a complete catalytic activity enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों हमारे स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट हैं, ट्रू हैं। B option, A is true but B is false। C option, both A and B are false, दोनों स्टेटमेंट false हैं। और ऑप्शन डी कहता है A is false but B is true। देखते हैं इसका उत्तर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हमारा प्रश्न था, और देखिए इसका उत्तर क्या है। बी, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। Coenzyme or a metal ion that is tightly bind to the enzyme is called prosthetic group। कोई भी coenzyme हो या फिर metal ion हो, आप उसको क्या कहते हैं? Prosthetic group कहते हैं। A complete catalytic enzyme when it bound to the prosthetic group is called holoenzyme। जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो एपोएंजाइम है, और जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में दो चीज हो सकती है, कोएंजाइम हो सकती है या फिर मेटल आयन हो सकता है ना? जब वो एपोएंजाइम से कंबाइन कर जाएगा तो आपका होलो एंजाइम बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहां पे, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। प्यूरिन्स जो हमारे डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन, एडेनिन एंड थाइमीन। बी ऑप्शन, एडेनिन एंड ग्वानिन। सी ऑप्शन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एंड डी, साइटोसिन एंड थाइमीन। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। बी ऑप्शन, ये हमारा प्रश्न था और करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही बी ऑप्शन है, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये जो है दोनों है हमारे डीएनए और आरएनए के केस में प्यूरिन्स हैं। So purines are the heterocyclic compounds such as adenine and guanine and they both are found in DNA and RNA। ये दोनों जो है हमारे प्यूरिन्स हैं और डीएनए और आरएनए में ये दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। बेसिक अमीनो एसिड आपको बताना है। जब अमीनो एसिड डिस्कस किया जा रहा था तो वहां पे बताया गया था एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। सो कौन सा हमारा बेसिक अमीनो एसिड है? ए ग्लूटामिक एसिड, बी लाइसिन, सी वैलिन एंड डी
टायरोसिन। देखते हैं इसका सही उत्तर। बी लाइसिन, बिल्कुल सही, ये सही आंसर है, बी लाइसिन जो है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर बिकॉज लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड। आपका ग्लूटामिक एसिड तो आपके नेम से ही सजेस्ट होता है कि वो एसिडिक अमीनो एसिड है। वैलिन जो था वो आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड था, और ग्लूटामिक एसिड जो है वो एसिडिक है, और टायरोसिन जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी लाइसिन। अब ये देखिए, मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखते हैं लिस्ट 1 में क्या है। ए, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। बी, पोजेस पेप्टाइड। सी, सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई। डी, सेकेंडरी। लिस्ट 2 में क्या क्या सब्सटेंसेस हैं देखते हैं। फर्स्ट, रिसीन। सेकेंड, मैलोनेट बॉन्ड। 3, काइटिन। फोर्थ, कोलेजन मेटाबोलाइट। तो यहां पर हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको मैच करके करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहां पर चूज करना है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ये हमारा प्रश्न था, करेक्ट है। ए का मैच 2 से, यानी कि इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, मैलोनेट बॉन्ड्स, है ना। मैलोनेट जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से कंबाइन कर जाता है और सक्सिनिक एसिड को कंबाइन नहीं करने देता है। बी का है फोर्थ, पोजेस पेप्टाइड, कोलेजन मेटाबोलाइट। कोलेजन प्रोटीन है तो ये इसमें आपके पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। सी का है थर्ड, सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई। सेल वॉल में, फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की, राइट। डी है सेकेंडरी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है आपका रिसीन। सो ये हमने यहां पे सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए, एडेनिन पेयर विथ थाइमीन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। बी, एडेनिन पेयर विथ थाइमीन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी, एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमीन। एंड option D says adenine pair with thymine through 2 hydrogen bonds. So let us see the correct answer. So हमारा करेक्ट आंसर है एडेनिन पेयर विथ थाइमीन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, तो एक हेलिक्स में अगर एडेनिन है तो उसके अपोजिट थाइमीन होता है, और एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, राइट। ग्वानिन और साइटोसिन अगर प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थाइमीन होते हैं, और जितने ग्वानिन होते हैं उतने साइटोसिन होते हैं, एंड दैट इक्वल्स टू 1। So adenine pair with thymine through 2 hydrogen bond, A is equal A, इसलिए देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। A, T and guanine pair with cytosine with the 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आखिरी प्रश्न हमारा यहां पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, ड्रग्स रिसीन, एल्कलॉइड्स कोडीन। सी, टॉक्सिन एबरीन। डी, लैक्टिन्स कॉनकेवलिन ए। तो इनकरेक्ट जो पेयर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। देखते हैं इसका आंसर क्या है।
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। हमारा जो करेक्ट आंसर है ड्रग रिसीन। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज रिसीन इज अ टॉक्सिन सब्सटेंस जो कि हमें रिसिनस कम्युनिस प्लांट से प्राप्त होता है ना, रिसिनस कम्युनिस जिसको हिंदी में अरंडी का प्लांट भी बोलते हैं। सो रिसीन जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो हमें इस प्लांट से मिलता है, वो ड्रग्स नहीं है। तो इस वजह से ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। विनब्लास्टीन एंड कुरकुमीन जो है वो एग्जांपल्स हैं ड्रग्स के। मॉर्फिन और कोडीन जो है वो एल्कलॉइड्स है। एबरीन जो है वो भी एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमें एबेरस प्लांट से प्राप्त होता है। और कॉन्केवलिन जो है वो लेक्टिन का एग्जाम्पल। तो बायो का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी जस्ट 1 और 2 मिनट्स में आपकी जो है वो केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।